गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। उसमें हम लोग अभी तक सिर्फ 2 पॉइंट पढ़े हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 1 ट्रेडिंग विद एन एनिमी एंड पॉइंट नंबर 2 स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस। ट्रेडिंग विद एन एनिमी का मतलब था कि अगर हम किसी भी एनिमी के साथ, मतलब कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि ऐसे कंट्री से बिलोंग करता है जो कि हमारा एनिमी कंट्री है, मतलब हमारा उससे वॉर चल रहा है, तो फिर हम लोग वो काम नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और दूसरा हम लोग पढ़े थे स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस, मतलब कुछ लेकर कंसिडरेशन, कोई फाइल किया हुआ केस को वापस लेना को हम लोग बोलते हैं स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशंस। अब इसमें जो सिविल केसेस है उसको स्टिफल करना अलाउड है, मतलब अगर कोई सिविल केसेस है तो हम वो केस को कुछ कंसिडरेशन लेकर वो केस को हम वापस ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल केस है तो फिर हम लोग पैसे लेकर या कुछ और कंसिडरेशन लेकर हम वो केस को वापस नहीं ले सकते। ठीक है, नाउ वी विल रीड पॉइंट नंबर 3। हेडिंग करना पॉइंट नंबर 3, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पॉइंट नंबर 3, तो थोड़ा ध्यान से समझना तो ही वो पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर 3, मेंटेनेंस अगर तुम इसको रीड करोगे बुक से या कहीं से भी, अगर रीड करोगे तुम देखोगे तुमको एक लाइन भी समझ में नहीं आया इसका। ऐसा जरूर होगा कि तुमको एक लाइन भी इसके अंदर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है पॉइंट, थोड़ा ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 3 दैट इज मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। ठीक है, क्या होता है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी? दोनों थोड़ा सा अलग अलग वर्ड्स है, मेंटेनेंस थोड़ा अलग है और चैम्पर्टी थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरा एग्जाम्पल। सपोज 2 व्यक्ति है, एक है मिस्टर ए और दूसरा है मिस्टर बी। ठीक है, अब इनमें आपस में कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, और ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल करे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर रखे हैं। अब एक थर्ड पार्टी है मिस्टर सी, जो कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है ए या बी के कॉन्ट्रैक्ट से, कोई मतलब नहीं है उसको। ठीक है, अब सी लेकिन क्या किया, सी कॉन्ट्रैक्ट किया ए के साथ, क्योंकि सपोज ए के पास पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, केस लड़ने के लिए कुछ पैसे का जरूरत पड़ेगा, तो ए के पास पैसे नहीं है केस लड़ने के लिए, तो ए पहुंचा सी के पास और सी को बोला कि तू कुछ पैसा देगा क्या मेरे को, केस लड़ूंगा मैं, जो केस मैं किया हूं बी के खिलाफ वो केस में लड़ना चाहता हूं, तो तू कुछ पैसे मुझे देगा क्या कि मैं ये केस को लड़ूं, और अगर मैं जीत जाता हूं तेरे को तेरा पैसा वापस कर दूंगा। तो सी बोला अगर हार गया तो ए बोला अगर मैं हार गया तो भी मैं तेरे को पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, तो सी बोला चलो ठीक है, सी 1 लाख रुपए दिया, किसको, ए को। क्या सी को कुछ फायदा है इसमें? नो, सी हैज नो गेन, सी का कोई फायदा इसमें नहीं है। सी सिर्फ मदद करने के हिसाब से 1 लाख रुपए दिया है। क्यों 1 लाख रुपए दिया? ताकि मिस्टर ए जो है मिस्टर बी के खिलाफ केस फाइल कर सके। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ये जो ए और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसको बोलते हैं मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। मेंटेनेंस का मतलब है जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसा दे रहा है लिटिगेशंस के लिए, पैसा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है कोई केस फाइल करने के लिए, ठीक है, उसमें थर्ड पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, थर्ड पार्टी का कोई फायदा नहीं है उसमें, वैसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस। ठीक है, एंड अगर सी बोला, सपोज सेकेंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल, ठीक है, अगर सी बोला कि ठीक है ले 1 लाख रुपए ले ले, लेकिन केस फाइल कर
बी से जितना भी पैसा मिलेगा उसका 50% पैसा मैं लूंगा। मतलब बी से जितना भी तुम क्लेम करोगे, जो भी पैसा बी से तुम क्लेम करोगे उसका 50% पैसा मैं लूंगा। मतलब सी का इसमें फायदा है, सी का गेन है, तो उसको क्या बोलते हैं, चैम्पर्टी। ठीक है, तो मेंटेनेंस और चैम्पर्टी दोनों एक ही बात है, दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, बस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में जो थर्ड पार्टी है उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी का कुछ फायदा है उस कॉन्ट्रैक्ट से, वो लिटिगेशन से जो पैसा मिलेगा उस पैसे को इन लोग आधा आधा कर लेंगे, या 10% या 20% पैसा लेगा थर्ड पार्टी, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, चैम्पर्टी। ठीक है, तो क्या चैम्पर्टी या मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? हाँ बिल्कुल वैलिड है। इंडिया में अलाउड है चैम्पर्टी करना या मेंटेनेंस करना। हम किसी का मदद कर सकते हैं कोई लिटिगेशंस में, लिटिगेशन मतलब कोई केस में हम उसका मदद कर सकते हैं। अगर हमारा कुछ फायदा नहीं है उसमें तो उसको मेंटेनेंस बोलेंगे, और अगर हमारा फायदा है उसमें तो उसको हम चैम्पर्टी बोलेंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं फटाफट से इतना, फिर समझेंगे इसको एक बार थोड़ा सा और। लिखना, मेंटेनेंस is an agreement in which a person promises to maintain a suit, so मतलब केस, promises to maintain a suit in which he has no interest, in which he has no interest, मतलब सामने वाला व्यक्ति का, थर्ड पार्टी का कोई भी फायदा नहीं है इसमें। ठीक है, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज मेंटेनेंस। ठीक है, नेक्स्ट, फुल स्टॉप। चैम्पर्टी is an agreement. Chambati is an agreement in which a person agrees to assist another. A person agrees to assist another in litigation. Litigation मतलब केस, sue. In litigation, in exchange of a promise, in exchange of a promise to hand over a portion of the proceeds. इसका मतलब जो भी फायदा होगा सामने वाले पार्टी को, उसमें से कुछ हिस्सा थर्ड पार्टी मांगेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैम्पर्टी। और अगर कुछ नहीं मांगेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस। ठीक है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है इंडिया में, बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड, चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस आर वैलिड। ठीक है, लेकिन अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मेंटेनेंस या चैम्पर्टी का कॉन्ट्रैक्ट जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। लेकिन अगर जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। ठीक है, लिखना, the agreements
of the agreements of supplying funds, पैसा देना, the agreements of supplying funds by way of maintenance and champati is valid unless, वैलिड रहेगा, ठीक है, unless it is unjust or unfair to the other party, ठीक है। अगर सामने वाला व्यक्ति का हम जानबूझकर नुकसान नहीं कर रहे, उसके अगेंस्ट नहीं है, अनफेयर नहीं है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ चैम्पटी एंड मेंटेनेंस। चलो हटा दूं सर, हटा दो सर, नहीं भी लिखे हैं तो हम तो जानते हैं हमको क्या करना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, पॉइंट नंबर डी, ट्रैफिक relating to public offices, traffic relating to public offices, ठीक है। इसका मतलब देखना, ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस, पब्लिक ऑफिसेस का मतलब है यहां पे पब्लिक पोजीशंस, ठीक है। जैसे कि कोई एक गवर्नमेंट पोस्ट लेने के लिए, ठीक है, कोई एक गवर्नमेंट पोस्ट लेने के लिए मैं सपोज 5 लाख रुपए दिया, आई हैव गिवन 5 लाख रुपीज इन ऑर्डर टू गेट अ पब्लिक, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, एक ही बात है, पब्लिक या गवर्नमेंट पोजीशंस, ठीक है। मैं एक एरिया का एसपी बनने के लिए सपोज मैं कुछ घूस दिया 5 लाख रुपए का, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, पैसा देना या पैसा लेना एक पब्लिक ऑफिस के लिए, मतलब एक पब्लिक पोजीशन के लिए, जैसे कि कोई भी एसपी बनेगा, आरआई बनेगा, सब डिविजनल ऑफिसर बनेगा, सीडीओ बनेगा, ठीक है, ये सब पोजीशंस के लिए हम कुछ भी पैसे ले रहे हैं, ठीक है, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है ये, कि कोई भी पब्लिक पोजीशंस को, कोई भी पब्लिक गवर्नमेंट जॉब्स को पैसा देकर लेना इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड हेंस इट इज वॉइड, ठीक है। या फिर सपोज मैं 50 लाख रुपए घूस दिया, 50 लाख रुपीज घूस दिया, क्या बोला कि मुझे पद्मश्री अवार्ड दिला दो, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड दिलवा दो या पद्म भूषण दिला दो, ठीक है। इसके लिए मैं 50 लाख रुपए घूस दिया किसी को कि मुझे पद्मश्री अवार्ड चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, क्योंकि पद्मश्री, पद्म भूषण ये सब एक सेलेबल चीज नहीं है, ये पब्लिक पोजीशंस है, ये रेस्पेक्ट का चीज है जो यू हैव टू अर्न इट, लेकिन तुम इसको पैसे देके खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो एनी कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी एनी एग्रीमेंट रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस और पब्लिक पोजीशंस विल बी वॉइड। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो तुम करते हो जो कि रिलेटेड है पब्लिक पोजीशंस को बेचने में या पब्लिक पोजीशंस का सेल के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर करते हो, सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड, ठीक है। देखना नेक्स्ट लिखेंगे इसी में ही,
एन एग्रीमेंट टू ट्रैफिक, ट्रैफिक मतलब होता है यहाँ पे बेचना, ठीक है। एन एग्रीमेंट टू ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिस, मतलब पब्लिक पोजीशन इज opposed to public policy as the best qualified, as the best qualified persons are needed for the service of public positions. There should be no monetary, there should be no monetary consideration for the appointment to an office. ऑफिस का मतलब यहाँ पे पोजीशन, to an office in which public is interested, ठीक है। तो बेसिकली पब्लिक पोजीशंस, गवर्नमेंट पोजीशंस में हम लोग पैसे देकर उसको एक्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, डेट विल बी वॉइड। देखना एग्जाम्पल, an agreement to pay money to a public servant in order to induce him to retire so that another person can be appointed is void. So that another person can be appointed is void. समझ में आ रहा है इतना? इसका मतलब किसी को हम पैसा दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि तू जल्दी रिटायरमेंट ले ले जल्दी, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस पोजीशन में आ सके, ठीक है। ये क्या है, दिस इज वॉइड, बिकॉज दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसीज। पैसा लेकर किसी को रिटायरमेंट करवाना या पैसा देकर किसी का अपॉइंटमेंट करवाना, दिस ऑल आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसीज। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, an agreement to procure मतलब खरीदना, an agreement to procure a public recognition like Padma Vibhushan is void। वो ऑब्वियसली क्या होगा, इट विल बी void, ठीक है। क्लियर है?
तो पैसा देकर पद्म विभूषण लेना इज अगेन वॉइड, ठीक है। नेक्स्ट विल राइट डाउन पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 लिखना। अब इजी इजी पॉइंट है एकदम। एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोलीज, नाम से पता चल रहा है कोई भी एग्रीमेंट जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कर रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करना है, उसको वॉइड है। वो एग्रीमेंट क्या है? दैट एग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक है। जैसे सपोज एक मार्केट है, ठीक है। सपोज बरगढ़ का एरिया है, बरगढ़ है सपोज, ठीक है। इसमें सपोज 2 टीचर हैं जो सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, या सपोज 3 टीचर हैं, या 4 टीचर हैं। 4 टीचर हैं जो सबसे बेस्ट अकाउंट्स पढ़ाते हैं, 4 टीचर हैं ऐसे, ठीक है। अब ये चारों टीचर अपना अपना ट्यूशन व्यूशन चला रहे हैं सब कोई। अब ये चारों मिल गए, कोई बच्चा को किसी का पसंद आता है, कोई नंबर 1 के पास जाता है, कोई नंबर 2 के पास, कोई 3 के पास, कोई 4 के पास, सब अलग अलग व्यक्ति के पास पढ़ते हैं। सब कोई सपोज मंथली पैसा लेते हैं, या फिर सपोज ईयरली पैसा लेते हैं 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए लेते हैं वो लोग, ठीक है। अब ये चारों मिल गए, अब ये जब ये चारों मिल गए, एक हो गए, तो अब कोई अकाउंट्स पढ़ाने वाला और है नहीं, ये चारों मिलके एक हो गए, और ये लोग बोलते हैं कि अब हम महीना का 20,000 रुपए लेंगे अकाउंट्स पढ़ाने का। ये क्या है? दिस इज एन एग्रीमेंट टू क्रिएट अ मोनोपोली। मोनोपोली क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। तो लॉ मानता है कि नहीं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड नहीं मानते। दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वैलिड, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्टिव मोनोपोली क्रिएट करना है, वो एग्रीमेंट वॉइड होगा, ठीक है। एक लाइन में लिख लेंगे, बस लिखना। एग्रीमेंट्स हैविंग their objective to create monopolies are opposed to public policy and hence void, are opposed to public policy and hence void, ठीक है। तो ये जो सारा एग्रीमेंट्स है, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इसीलिए सारा एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, ठीक है। ध्यान से सुनना, तुम्हारे काम का बात है। सर हमारे काम का बात कैसे? देखो मेरा तो हो गया शादी, अभी किसके काम का बात है? तुम लोगों के काम का बात है। कौन फ्यूचर में शादी करेगा? तुम लोग ही तो शादी करोगे, इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हो। सब पता है मुझे क्यों पढ़ाई कर रहे हो। अच्छी लड़की मिलेगी बोल के पढ़ाई कर रहे हो ना, या अच्छा हस्बैंड मिलेगा बोल के पढ़ रहे हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब फ्यूचर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ पता ही है, तुम ही लोग तो बनाओगे देश का फ्यूचर, तुम ही लोग तो बनाने वाले हो, है ना। चलो तो हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। एक है लड़का और इधर, ठीक है। एक लड़का लड़की है, अलग अलग गांव में रहते हैं, ठीक है। होते हैं ना एक मिडिल मैन, जो लोग लड़का लड़की का इंफॉर्मेशन रखते हैं और दोनों को मिलाते हैं, ठीक है।
बुढ़े हो जाते हैं एकदम, बाल थोड़ा थोड़ा रहता है इनका, ठीक है। इनका नंबर चाहिए क्या? दे दूंगा नंबर, मुझे मांग लेना व्हाट्सएप में, दे दूंगा मैं, ठीक है, शादी करना है तो अभी से। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लड़का लड़की को मिलाते हैं और शादी करवाते हैं, ठीक है। और बदले में ये लोग कुछ पैसे वैसे ले लेते हैं। ये लोग सपोज 5000 रुपीज मांग लिए लड़का वाला से, 5000 मांग लिए लड़की वाले से, 10,000 रुपए इसका, तो 10,000 रुपए बन गया, लड़का लड़की को ये मिला दिया, ठीक है। लॉ बोलता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे मैरिज को ब्रोकरेज किया जा रहा है, मैरिज के बीच में कोई मिडिल मैन है जो कि उससे करवाने का नाम का पैसा ले रहा है, लॉ बोलता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, ठीक है। तो वो जो हम लोग देखते हैं कि कोई मिडिल मैन है जो शादी करवा रहा है, बीच में पैसा ले रहा है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वो इलीगल है, दैट इज इलीगल एंड वॉइड। लेकिन फिर भी चला आ रहा है, ऐसे तो बहुत सारा चीज वॉइड है, इलीगल है, लेकिन फिर भी चला आ रहा है, उसका कुछ नहीं कर सकते लॉ के हिसाब से, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है, ठीक है। तो लॉ बोलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करना इलीगल है एंड वॉइड है। तो सर हमारे मन में एक डाउट आ रहा है, सर बताओ बच्चा क्या डाउट आ रहा है? सर वो हम लोग देखे हैं सर, हम लोग ना इंटरनेट में देखे कुछ वेबसाइट्स हैं सर जो कि शादी करवाते हैं, वेबसाइट्स है, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स होते हैं, बना दिए हैं हम अकाउंट उसमें, बना दिए क्या, अकाउंट बना दिए उसमें शादी का? नहीं बनाए हो अभी तक? हाँ अभी मत बनाना, जान दो 6-8 महीना जान दो, फाउंडेशन खत्म हो जान दो, ठीक है, फिर बना लेना। तो वेबसाइट से जिसमें मैट्रिमोनियल वेबसाइट है, मतलब शादी करवाते हैं ये लोग, नाम भी है शादी.com, जीवन साथी.com, या फिर ओडिया का भी कुछ है, ओडिशा का ओडिशा मैट्रिमोनियल.com, ऐसे करके बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। तो सर वो लोग का कॉन्ट्रैक्ट फिर वॉइड होना चाहिए, वो लोग का भी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होना चाहिए। क्वेश्चन तो चलो वैलिड है। ये लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट है मैट्रिमोनियल वाला, जीवन साथी.com, ठीक है, या फिर मैट्रिमोनियल ओडिशा मैट्रिमोनियल.com, ये सब जो वेबसाइट्स हैं ये वॉइड नहीं है। वॉइड क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग शादी करवाने के नाम का पैसा नहीं लेते, ये लोग शादी करवाने का नाम का पैसा नहीं लेते, ये लोग सिर्फ पैसा लेते हैं प्रोफाइल क्रिएट करने के नाम का। तुम उनके वेबसाइट्स में प्रोफाइल क्रिएट करोगे, सिर्फ उस नाम का तुमसे पैसा लिया जाता है, शादी करवाने के नाम का कुछ पैसा नहीं लेते। इसीलिए जो भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट सब है वो मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, एंड हेंस ऑल द मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स आर वैलिड, वो वॉइड नहीं है, सब वैलिड है, क्योंकि वो पैसा लेते हैं प्रोफाइल क्रिएट करने के नाम का, वो लोग मैरिज करवाने के नाम का बीच में कोई पैसा नहीं लेते, ठीक है। क्लियर है मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स? चलो लिखना, an agreement to negotiate marriage, an agreement to negotiate marriage for reward, कुछ नेगोशिएट करवाना, मैरिज करवाना फॉर अ रिवॉर्ड, कुछ पैसे के बदले। which are marriage brokerage contracts are void. As it is opposed to public policy,
as it is opposed to public policy. Full stop. Marriage Bureau, Marriage Bureau only provides information and does not negotiate marriage or reward, and hence it is not covered here, and hence it is not covered here. And hence it is not covered here. ठीक है, इसका मतलब जो भी मैरिज नेगोशिएट करवा रहा है फॉर अ रिवॉर्ड, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, सच अ कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। लेकिन जो मैरिज ब्यूरो है वो खाली प्रोफाइल क्रिएट करता है या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और वो सारा कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, इंटरफेरेंस in the course of justice. Interference in the course of justice, पहले लिख लेते हैं, छोटा सा पॉइंट एकदम। An agreement whose object is to induce any person to act partially or corruptly is void. So an agreement, ठीक है, पॉइंट नंबर 7 और 8 एक साथ एक एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो एन एग्रीमेंट टू रिवॉर्ड a witness to not disclose truth in the court of law is void. To not disclose truth in the court of law is void. Similarly, giving any bribe to any officer to act corruptly is void. ठीक है, सिंपल सा बात एकदम, इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। मैं समझाता हूं अभी, एक बार खाली पॉइंट नंबर 8 लिख दो, हेडिंग खाली लिख दो, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट अगेंस्ट
ऑब्लिगेशंस, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशंस, ठीक है, ठीक ना। इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, इसका मतलब है अगर कोई भी सपोज ए और बी दो पार्टी है, ठीक है, बी सपोज कोई भी एक आई विटनेस है, सपोज बी कोई मर्डर देखा है और बी एक आई विटनेस है, ठीक है। अब हम बी को अगर पैसा दे रहे हैं कि कोर्ट में जाके झूठ बोलना, या फिर हम लोग जज को पैसा दे रहे हैं डिसीजन हमारे फेवर में देने के लिए, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। क्यों? बिकॉज इट इंटरफियर इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस दिलाने में किसी को ये इंटरफियर कर रहा है। ये बी को हम झूठ बोलने के लिए पैसा दे रहे हैं, आई विटनेस है, उसका ड्यूटी है सच बोलना, हम उसको झूठ बोल बोल के पैसा दे रहे हैं, तो वो इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस है। या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, कोई जज को हम लोग पैसा दे रहे हैं कि केस का डिसीजन हमारे फेवर में देना, वो भी क्या है, इंटरफियरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस। समझ में आ रहा है इतना? वही लिखा हुआ है, देखना, एन एग्रीमेंट हुज ऑब्जेक्ट इज टू इंड्यूस एनी पर्सन टू एक्ट पार्शियली और करप्टली, किसी को हम पार्शियली मतलब आधा अधूरा एक्ट करने का, या फिर करप्टली, एक ही बात है, पार्शियली या करप्टली इज वॉइड, वो वॉइड होगा। सो एन एग्रीमेंट टू रिवॉर्ड अ विटनेस टू नॉट डिस्क्लोज ट्रूथ इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज वॉइड। अगर हम किसी आई विटनेस को पैसा देते हैं कि कोर्ट में जाके झूठ बोलना, तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। या फिर कोई ब्राइब देते हैं, कोई घूस देते हैं हम लोग कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हमारे हिसाब से काम करने में, या फिर करप्टली काम करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशंस क्या होता है? कोई भी चीज जो तुम्हारा ड्यूटी है, कोई भी चीज जो तुम्हारा ड्यूटी है, वो तुम करने के लिए बाध्य हो, यू आर बाउंड टू डू इट, उसके लिए तुम पैसे किसी से नहीं ले सकते। जैसे ये आई विटनेस है, ठीक है, ये आई विटनेस है, जैसे इसका ड्यूटी है कोर्ट ऑफ लॉ में जाके सच बोलना, ठीक है, ट्रूथ बोलना इसका ड्यूटी है, ठीक है। अब ये किसी से पैसे नहीं ले सकता सच बोलने के लिए, कोई इसको पैसे दे रहा है, बोल रहा है कि कोर्ट में जाके सच बोलना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा, वॉइड होगा, क्योंकि इस व्यक्ति का ड्यूटी है सच बोलना। तो वही बोल रहा, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, इंटरेस्ट मतलब फायदा, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड अगेंस्ट ड्यूटी मतलब जो काम उसका ड्यूटी बनता है, उस काम को करने के लिए वो पैसे नहीं ले सकता, ठीक है। क्लियर है? देखना, पढ़ना इसको, पॉइंट नंबर 8 को हम लोग लिखेंगे, छोटा सा पॉइंट है एकदम, फटाफट से इसको लिख लेंगे। An agreement by which an interest is created against the obligations are void. An agreement by which an interest is created against obligations are void. Mr. A, the manager, took 2 lakh rupees to pass a contract. It is void, ठीक है। तो मिस्टर ए का ड्यूटी था कॉन्ट्रैक्ट पास करना, कॉन्ट्रैक्ट पास करने के लिए वो 2 लाख रुपए लिया, तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है एकदम, पॉइंट नंबर
7 और 8 में। पॉइंट नंबर 7 में है किसी को झूठ बोलने के लिए, करप्टली काम करने के लिए, या फिर किसी को पैसा दे रहे हो कोई जज को कि हमारे फेवर में डिसीजन देना, ये सब वॉइड है क्योंकि इंटरफेरेंस इन द कोर्स ऑफ जस्टिस है। और दूसरा, किसी व्यक्ति का अगर कोई चीज ड्यूटी बनता है तो वो काम वो करेगा, उसको करने के लिए पैसे नहीं ले सकता। अगर पैसा ले रहा है उस काम को करने के लिए तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला आई विटनेस, सच बोलना के लिए बाउंड है, सच बोलने के नाम का अगर पैसा ले रहा है तो वो वॉइड होगा। और एक एग्जांपल यहाँ पे भी लिखे हम लोग, एक मैनेजर है जिसका ड्यूटी है कॉन्ट्रैक्ट को पास करना, अगर कॉन्ट्रैक्ट पास करने के नाम का कुछ पैसा लेता है तो वो भी क्या होगा, दैट विल आल्सो बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, आखिरी पॉइंट है इसके अंदर, पॉइंट नंबर 9, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। ठीक है, लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। क्या मतलब है देखना इसका, बोल रहा है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन लॉफुल है और कुछ एक पार्ट अनलॉफुल, जैसे कि सपोज ए बी को कार देगा 10 लाख रुपए का, ठीक है, 10 लाख छोड़ो, ए बी को कार देगा, ठीक है, कार बेचेगा, और बी बदले में क्या देगा, सपोज 2 कार देगा, ठीक है, ए बी को 2 कार देगा, और बी बदले में क्या देगा, 6 लाख रुपए कैश और एक AK-47 गन। ठीक है, समझ रहे हो, ए बी को, संजू बाबा है ये, AK-47 मतलब संजू बाबा, ठीक है, ए बी को 2 कार देगा, 2 कार बेचेगा, और बी बदले में 6 लाख रुपए कैश और एक AK-47 गन देगा। ठीक है, अब यहां पे पूरा का पूरा कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं है, ये वाला पार्ट देखो लॉफुल है, कैश एक लॉफुल कंसिडरेशन है और AK-47 एक अनलॉफुल कंसिडरेशन है। तो यही हेडिंग है हमारा, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट, मतलब एक पार्ट लॉफुल है और दूसरा पार्ट अनलॉफुल है। तो अब इसमें रूल क्या बना, लॉ बोलता है कि अगर लॉफुल और अनलॉफुल को अलग अलग कर सकते हैं, सपोज लॉफुल में बोला कि जो एक कार है उसका 6 लाख कैश है, जो सेकेंड कार है उसका AK-47 गन है, अलग अलग कर सकते हैं, तो ये वाला पार्ट वैलिड होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट को हम अलग अलग कर सकते हैं, लॉफुल और अनलॉफुल, लॉफुल वाला वैलिड, अनलॉफुल वाला वॉइड। ठीक है, तो एक कार का 6 लाख रुपए है कैश में, वो वैलिड है, और सेकेंड कार का AK-47 गन है, वो वॉइड है। लेकिन अगर अलग अलग नहीं कर सकते, अगर 2 कार का कैश एंड गन मिलाकर है, हम अलग अलग नहीं बता सकते कि ये कार का कितना, ये कार का कितना, या कैश कितना कौन से कार का है, या गन कौन से कार का है, अलग अलग नहीं बता सकते, तो फिर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा लॉ एकदम, अगर लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं तो लॉफुल वाला पार्ट वैलिड होगा, अनलॉफुल वाला पार्ट वॉइड होगा। अगर अलग अलग नहीं कर सकते तो फिर पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं हम लोग फटाफट से। इफ एनी पार्ट of a single consideration is unlawful, then if the lawful and
unlawful part can be severed. severed मतलब अलग अलग करना. If the lawful and unlawful part can be severed, then lawful part is valid and unlawful part is void. ठीक है, तो लॉफुल पार्ट वैलिड हो जाएगा और अनलॉफुल पार्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ. बट इफ द कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी severed, then the whole contract will become void. Then the whole contract will become void. ठीक है, तो सिंपल सा पार्ट है एकदम. ऊपर वाला एग्जांपल देखोगे तो और आसान लगेगा एकदम तुमको. यहाँ पे 2 कार का 6 लाख रुपए कैश और AK-47. अगर हम अलग अलग कर सकते हैं, पहला कार का 6 लाख कैश है, सेकेंड कार का AK-47 है, तो पहला वाला वैलिड, दूसरा वाला पार्ट वॉइड. लेकिन अगर अलग अलग नहीं हो सकता, 2 कार का कैश एंड गन है, अलग अलग नहीं कर सकते, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. ठीक है, इतना ही लिखे हम लोग यहाँ पे, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं लिखे हैं. ठीक है, इसी के साथ खत्म होता है हमारा टॉपिक लीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. पॉइंट नंबर 5 जो होगा देखना तुम, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें वॉइड एग्रीमेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलो आज के लिए इतना पढ़ेंगे. थैंक यू एंड बाय बाय.